હવે આજે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે નઝારા ટેકનોલોજીસના મેનેજમેન્ટ છે. કેવા રહ્યા આ વર્ષના રિઝલ્ટ્સ, આ ક્વાર્ટર દરમિયાન કેવી રીતના શેપઅપ થયું, આ બધા પેરામીટર્સ ઉપર ડિસ્કશન કરશે આપણી સાથે कंपनी सीईओ मनीष अग्रवाल. गुड आफ्टरनून सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए. सबसे पहले एक्चुअली मैं शुरुआत ओवरऑल जो कंडीशन है उसी से करना चाह रही थी, किस तरीके से शेपअप हुआ, क्योंकि अब जब हम लोग पॉजिटिव टर्नआउट होते हुए देख रहे हैं कितना सस्टेनेबल रेट रहेगा और सिमिलर पेस पे अगर ग्रोथ मोमेंटम हम लोग देखते हैं FY22 के लिए मैं क्या एक्सपेक्ट करूं. सो अदिति जी, थैंक यू अपने शो पे बुलाने के लिए. अगर आप देखें हमारा इस साल का जो रिजल्ट हमने घोषित किए हैं, 84% हमारा रेवेन्यू ग्रोथ है और 508% हमारा एबिटा ग्रोथ है और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी 13.5 करोड़ का है. और इसके अलावा जो हमें सबसे हमारा जो डीएनए है 67 करोड़ 67 करोड़ का हमने कैश जनरेट किया ऑपरेशन से. सो कंपनी के सारे पैरामीटर्स पे बहुत अच्छा तरक्की हुई है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है और हमको ये लगता है कि जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, जो ग्रोथ मोमेंटम बनाया है, वो हमारा आगे आने वाले समय में भी कंटिन्यू रहेगा. हमारे जो गेमिफाइड लर्निंग सेगमेंट है, ई स्पोर्ट्स सेगमेंट है, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. हमारी कंपनी अगर आप देखें तो हमारी कंपनी में एक पोर्टफोलियो ग्रोथ होती है और एक हमारी एक्विजिशन नेट ग्रोथ होती है. और हम 2017 से हर साल हमने एक स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन जरूर किया है. तो इस साल भी हमारी ग्रोथ अपने करंट पोर्टफोलियो से होगी और एक्विजिशन से होगी. क्या क्या एक्विजिशन होंगे, कैसे होंगे, उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे आपको एक ग्रोथ नंबर देना जरा दिक्कत है, रेवेन्यू के टर्म्स में भी और मार्जिन्स के टर्म्स में भी. बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा ग्रोथ मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और हमारी थिंकिंग ये है कि आप मुनाफे के साथ ही ग्रोथ करें. मुनाफा आपका एबिटा लेवल पे भी हो और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेवल पे भी हो. आपकी सेम स्ट्रैटेजी थी, हम लोगों ने जब लिस्टिंग के वक्त भी बात की थी, मुझे याद है. एक चीज़ जो मैं समझना चाह रही थी सर, गेमिफाइड लर्निंग, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग पिछले क्वार्टर के दौरान भी बात कर रहे थे, रैंप अप हो रहा है, वो काफ़ी बेहतरीन दिख भी रहा है. क्या सिमिलर काइंड ऑफ पेस आप आने वाले क्वार्टर्स में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इस बार तो रेवेन्यूज़ की अगर बात कर ले तकरीबन 150% से भी ज़्यादा बढ़ा है. ये रन रेट कब तक अब कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं? मार्जिन्स के पे ऊपर हम लोग बातचीत करें उससे पहले इसके ऊपर मैं आपकी एक कमेंट चाह रही थी. देखिए, हमारा जिसमें सारा जो बिजनेस आ रहा है गेमिफाइड लर्निंग का, वो अमेरिका से आ रहा है, यूएसए से आ रहा है. वो दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट है. करीब 70% ऑफ किड सब्सक्रिप्शन मार्केट यूएस है एंड वहाँ पे अभी हमारा 4 से 5% मार्केट शेयर होगा और वहीं पे हमारी सारी ग्रोथ आई है पिछले 3 साढ़े 3 साल से और आगे भी वहीं से प्राइमरी ग्रोथ आती रहेगी. अब उस मार्केट में जैसे जैसे आपके यूजर बेस बढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग आपके ब्रांड से फेमिलियर हो रहे हैं, आपको एक फायदा मिलेगा कि लोकल पेरेंट्स कम्युनिटी, लोकल बच्चों की कम्युनिटी में आप एक नोन ब्रांड बनते जाएंगे. और हमारा उसमें एक ही लीवर है कि हम उसमें मार्केटिंग सही तरीके से करें, सही लोगों को अपने साथ जोड़ें जो कि उनको सब्सक्राइबर में कन्वर्ट हो और हमारी ऐप में जुड़े रहें. सो हमारा मेन फोकस यूएस मार्केट में ही रहेगा. उसके बाद बाकी दूसरे कौन से मार्केट्स हैं जिनमें हम अपने ऐप में मार्केटिंग स्ट्रेंथ्स कर सकते हैं. हमारी ऐप तो ग्लोबली अवेलेबल है, लेकिन कहाँ पे हम उसको लैंग्वेज लोकलाइज कर सकते हैं, वो हमारा दूसरा विषय है ग्रोथ का, जहाँ पे अभी हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन सा मार्केट यूएस के बाद हमारे लिए सबसे बड़ा मार्केट बन सकता है और जहाँ पे हम अपना स्केल कर सकते हैं. तो ये दो हमारे ग्रोथ ड्राइवर्स हैं और इन्हीं पे हम काम कर रहे हैं. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, ई स्पोर्ट्स के ऊपर आपका जो कमेंट था उसके ऊपर मैं थोड़ी और डिटेल्स भी समझना चाह रही थी. एज ऑफ नाउ ये क्वार्टर के दौरान कितना कंट्रीब्यूशन वहाँ से बढ़ते हुए देखा था? FY21 पूरे की बात कर लें, इन ऐप परचेजेस कितने क्वांटम में हुए थे पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ एबिटा भी वहाँ से एक अच्छा क्लॉक इन होते हुए दिख भी रहा है. वो मोमेंटम कैसा था? तो आपने 3 चीजें बोली, मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ. इन ऐप परचेजेस आपका ई स्पोर्ट्स में नहीं आता है. इन ऐप परचेजेस आपका फ्रीमियम सेगमेंट में आता है. आपका जो ई स्पोर्ट्स सेगमेंट है वो 37.5%, 37.5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है. अगर आप देखें वहाँ पे 102% ग्रोथ हुई हमारी फिस्कल ईयर 21 में 20 के ऊपर और वहाँ पे मार्जिन भी आपके एबिटा मार्जिन बढ़े हैं उस बिजनेस के. तो बिजनेस में आपकी काफी तेजी दिख रही है. हमारा हमेशा से ये मानना रहा है कि ई स्पोर्ट्स इस देश में 14 से 25 साल के लिए सबसे प्रिय स्पोर्ट्स कैटेगरी बन जाएगी और
वहाँ पे काफ़ी लोग देखेंगे इसको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स में, टीवी पे, काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, काफ़ी लोग इसके बारे में न्यूज़ पढ़ेंगे। तो एक पूरा जो इकोसिस्टम ई-स्पोर्ट्स फैन्स का है, वो इस देश में बड़ा होता जाएगा। एक तो हम यहाँ पे मार्केट लीडर हैं और यहाँ पे हम और भी चीज़ें लॉन्च करते हैं जिससे कि हमारी लीडरशिप बरकरार रहे। और उसके अलावा हम पिछले साल आपका श्रीलंका में एक्सपेंड किए, बांग्लादेश एक्सपेंड किए, मिडल ईस्ट एक्सपेंड किए। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी प्लेबुक है इंडिया की, वो प्लेबुक हम साउथ एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका में भी रोल आउट करें इस साल। कोविड की वजह से थोड़ा-सा रोल आउट में हमें अभी डिले हुआ, वरना पिछले साल ही हम रोल आउट कर देते। बट हमारा सिंपल है कि जहाँ पे मोबाइल बेस्ड गेमिंग है, जहाँ पे मोबाइल बेस्ड ई-स्पोर्ट्स हो सकता है, हम वहाँ के लीडर, मार्केट लीडर बने। ओके, अग्रीड सर। और बाकी सेगमेंट्स? हमारे 2 सेगमेंट्स अगर आप देखें, गेमिफाइड लर्निंग और ई-स्पोर्ट्स दोनों मिला के करीब 77% कंट्रीब्यूट करते हैं, 77%। तीसरा जो ग्रोथ सेगमेंट है हमारा क्रिकेट गेम है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल क्रिकेट गेम है। लेकिन उसमें अभी रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ रही है क्योंकि लोगों की जो आदत है खेलने की, वो तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन जो लोगों की आदत है कि वो आइटम खरीदें गेम के अंदर, वो अभी धीरे-धीरे इम्प्रूव हो रही है। वो आदत जैसे-जैसे बढ़ेगी, ओवरऑल मार्केट में, हमारे गेम में, वैसे ही इसका रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन इस बात का नहीं है कि एक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्वेश्चन है ये कब बढ़ेगा और हम लोग अपनी तरफ से उस वो गेम में डिज़ाइन कर रहे हैं कि जिससे कि लोगों की कन्वर्जन होए और बाकी मार्केट की भी हैबिट धीरे-धीरे बदल रही है। तो हमारे हिसाब से ये तीसरा ग्रोथ ड्राइवर है और जैसे ही ये ऑर्बिट चेंज करेगा, ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। ओके। अच्छा, आपकी रीसेंट एक डेवलपमेंट के बारे में मैं और बातचीत करना चाह रही थी सर। जो आपने नॉन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स जो गेमिंग के लिए डिज्नी की तरफ से डेवलप होते हैं वो अक्वायर करे हैं, वहाँ से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कब तक वो सेगमेंट रिवाइव होते हुए हम लोग देख पाएंगे? इसकी कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे प्रोवाइड कर पाएँ। बिल्कुल। अगर आप देखें हमारे 50 देशों में हमारे सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक एसेट पिछले 12-15 साल में जो टेल्को सब्सक्रिप्शन सेगमेंट की है, वो है बड़े-बड़े टेलीकॉम रिलेशनशिप्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो हमने क्रिएट किए हैं। अब जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में अगर हम प्रीमियम कंटेंट उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू टेल्को के कंज्यूमर्स तक पहुँचा सकें, तो एक नया बिज़नेस मॉडल इमर्ज कर सकता है। तो हमारा ये सोचना है कि ये जो एसेट्स हमने क्रिएट किए हैं, इसको हम कैसे लीवरेज करें, नए रेवेन्यू मॉडल खोजें, जिससे कि टेल्को सब्सक्रिप्शन बिज़नेस में एक नई जान डाल सकें। अब ये सक्सीड होगा या नहीं होगा, ये हमारा अभी एक्सपेरिमेंट है और आने वाले 2-3 क्वार्टर में हमें मालूम पड़ जाएगा कि हम लोग वहाँ पे क्या इटरेट करके क्या सक्सेसफुल मॉडल ला पाएँगे या नहीं ला पाएँगे। इसलिए हमारी अभी की अपनी सोच ये है कि इस सेगमेंट पे हम लोग इसको ग्रोथ ड्राइवर अभी नहीं मान रहे, जब तक हमारा ये एक्सपेरिमेंट की क्लैरिटी नहीं आती है।